कईयों को आदत होती है वो बोन क्रैकिंग करने की, वो घुटने की भी होती है। घुटने की टक टक की आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, वो की बीमारी नहीं है। लेकिन अगर टक टक की आवाज़ के साथ दर्द होती है तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या लिगामेंट्स में चोट है या बोन्स की इरोजन है। क्या स्लिप डिस्क, तो वो क्या चीज़ है, वो कौन सी डिस्क है जो निकल जाती है या क्या है वो चीज़, उसके बारे में हम थोड़ा सा अगर बता सकें पब्लिक को। हमारे क्लियर इंडिकेशन है स्पाइन के लिए, अगर टांग में सुनपन आता हो, टांग में लगातार दर्द रहती हो, पैर का पंजा कमज़ोर पड़ने लग जाए या लैट्रिन पेशाब में दिक्कत हो, तभी हम सर्जरी करते हैं। या पेशेंट को 3 से 4 महीने दवाई खाने के बावजूद भी कोई आराम नहीं आता हो। ठीक है। विद एज क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड कम होता जाता है और कार्टिलेज इरोड होनी शुरू हो जाती है या कार्टिलेज घिसनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण घुटनों में गैप कम होना शुरू हो जाता है। मालिश करवा लिया या कुछ करवा लिया तो उससे भी ये ज़्यादा खराब हो जाते हैं, उससे नुकसान बढ़ सकता है। एज ऑफ 30 to 40 मैक्सिमम बोन स्ट्रेंथ आती है। ठीक है। अब वो जितनी हो गई उसके बाद उसने कम ही होना है। ठीक है, बढ़ेगी नहीं। इट इज लाइक नहीं, 35 के बाद बोन स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है। और कईयों का ना मिथ होगा कि मतलब रोबोटिक सर्जरी हो रही है तो खाली रोबोट होगा कमरे में और हम होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। रोबोट को सारा डाटा फीड हम लोग करते हैं जी, सारी प्लानिंग हम लोग करते हैं। जो हमारे कट्स होते हैं बोन्स के, वो बहुत ही प्रिसाइज होते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो ब्लड लॉस है वो बहुत कम होता है। रोबोट इज अ गाइडिंग टूल, नॉट अ रिप्लेसिंग टूल। डॉक्टरी में आई है जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। जो लोग सारा टाइम फोन देखते रहते हैं या लैपटॉप पे काम करते हैं, उनके गर्दन में दर्द बहुत कॉमन होगा। मतलब लेडीज जो ये चीज देख रही होंगी, जो लोग घर में किचन में काम करते हैं, जब हम खाना बनाते हैं उसमें भी हमारा पोस्चर बिगड़ता है। बहुत कहते हैं गर्दन में दर्द है, यहाँ दर्द है, और हार्ट अटैक भी होते हैं उनको। क्योंकि अक्सर लोग डरते हैं कि यार चले जाएंगे तो सर्जरी ना बोल दे डॉक्टर, तो वो एक लास्ट ऑप्शन है। 90% पेशेंट्स कमिंग टू द हॉस्पिटल विद नी पेन, उनको सर्जरी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदगी में से थोड़ा थोड़ा टाइम दो अपनी बॉडी के लिए, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को अच्छा रखो। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, कैसा गाय केड़ो हाल है, केमो नाचो यमुनानगर वालों। मैं हूं आपका अपना प्रचार शर्मा। सो वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं, आप लोग टीवी पे एक ऐड देखते हो ना कि यार 30 के बाद ना बोन डेंसिटी कम हो जाती है, और जितने भी 30 वाले हैं, यानी कि जो 90s वाले हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग सही में ये चीज से परेशान होंगे। सुबह उठ रहे होंगे तो यार कमर सीधी नहीं हो रही, मेरे शोल्डर में पेन है, मेरे नी में पेन है। तो आज जो हमारे एक क्वेश्चंस है ना इतने सारे, उन सबका आंसर हम लेने वाले हैं, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट में आज हमारे साथ हैं यमुनानगर के वन ऑफ द बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन जो कि कोहली हॉस्पिटल से हैं, मिस्टर रमनीश कोहली जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमनीश कोहली कोहली हॉस्पिटल यमुनानगर में कार्यरत हूँ। मेरी ट्रेनिंग MS ऑर्थोपेडिक्स की है। उसके बाद मैंने स्पेशलाइज ट्रेनिंग करी है स्पाइन सर्जरी में और रोबोटिक नी सर्जरी में। तो बेसिकली मैं दो ही चीज़ों को डील करता हूँ, स्पाइन को और नीज को। तो सर, एक जो शुरू करना चाहूँगा मैं पॉडकास्ट को, वो ऐसे करना चाहूँगा कि जैसे बड़ी ऑडियंस जो हमारे ओल्ड एज लोग हमें इसको देख रहे हैं पॉडकास्ट को, घरों में ना एक अक्सर टर्म यूज़ होती है कि मेरे गोड्डों की ना ग्रीस कम हो गई है, या कह दिया जाता है कि ग्रीस कम हो गई है। तो वो एक्चुअल में ग्रीस होती है या ये एक मिथ है, मतलब क्या चीज़ है वो? सो बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे नी जॉइंट का एक मॉडल है। इसमें एक ऊपर हड्डी है, एक नीचे हड्डी है। इसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है और आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है। ठीक है। विद एज क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड कम होता जाता है और कार्टिलेज इरोड होनी शुरू हो जाती है या कार्टिलेज घिसनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण घुटनों में गैप कम होना शुरू हो जाता है। जैसे उम्र बढ़ती है, हम कहते हैं घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया, घुटनों में से आवाज़ आनी शुरू होगी, घुटने अटकने लग गए, कभी किसी का घुटना पूरा सीधा नहीं होता, किसी का मुड़ता नहीं है। तो जब हड्डियाँ कॉन्टैक्ट में आनी शुरू हो जाती हैं तो उनमें दर्द होना, हमेशा चलने में तकलीफ होना, या आपने देखा होगा किसको डक टाइप चलते हैं, बैडलिंग जिसे हम बोलते हैं। जी। ठीक है, क्योंकि वो अंदर की तरफ गैप कम हो जाता है, बाहर तरफ गैप नॉर्मल रहता है, तो पेशेंट टेढ़े होकर चलते हैं। वो उस फ्लूइड के कारण है। फ्लूइड के कारण, और वो ग्रीस है। फ्लूइड्स और आर्टिकुलर कार्टिलेज। कार्टिलेज को आप एक मोटे तौर पर समझ लें कि भाई जैसे गाड़ी के ऊपर पेंट होता है, तो जब वो पेंट उखड़ना शुरू हो जाता है उसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि भाई कार्टिलेज इरोड होनी शुरू हो गई है। तो जैसे ये फ्लूइड खत्म हो तो हम इसको दोबारा से मतलब ठीक कर सकते हैं? अर्ली स्टेजेस में ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम स्टेज 1 स्टेज 2 में हम कुछ मेडिसिन से, कुछ एक्सरसाइज से या इंजेक्शन से हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन एडवांस स्टेज 3 और स्टेज 4 में हम इसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर अगर जैसे ही खत्म हो जाता है तो मतलब ऑपरेशन जाएगा, मतलब चेंज होगा कुछ, या इसके अंदर क्या होता है कि अगर एडवांस स्टेज है, स्टेज 3 और 4,
हमने ये स्टेजिंग सिर्फ एक्सरे पर नहीं, हमने पेशेंट के सिम्टम्स पे करनी है। ओके अगर एक पेशेंट कहता है कि मैं हमेशा दर्द में रहता हूँ और मेडिसिन लेने के बावजूद मुझे दर्द रहता है, तो हम उनको सर्जरी एडवाइस करते हैं। सर्जरी किस प्रकार की करनी है वो डिपेंड करता है कि उसके एक्सरे में क्या है। हम आधा घुटना बदल सकते हैं जिसको हम कहते हैं यूनिक कंपार्टमेंट नी रिप्लेसमेंट, ओके या हम पूरा घुटना बदल सकते हैं जिसको हम कहते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। ओके। और इसके बाद अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम मतलब इसका भी कोई एक एज लिमिट है कि हाँ इतने में ही हमें करवाना चाहिए, या अर्ली स्टेज मतलब अर्ली एज में करवाएं? नहीं, इसकी कोई अर्ली एज लिमिट या कोई लेट एज लिमिट नहीं है, लेकिन यह कि विद ओल्ड एज जब पेशेंट को बाकी दिक्कतें आनी शुरू होती है, जैसे मान लो किसी के बीपी बढ़ गया या शुगर बढ़नी शुरू हो गई या हार्ट की कंडीशंस होगी, तो पेशेंट उतने फिट नहीं रहते कि वो सर्जरी को बियर कर सकें। ओके। और कई मिथ होते हैं कि कई लोग क्या करते हैं कि मालिश करवा लिया या कुछ करवा लिया तो उससे भी ये ज़्यादा खराब हो जाते हैं। मालिश करवाने से नहीं, अगर कोई जोर के झटका लगा दे या मान लो कोई ज़बरदस्ती खींच दे अपने टांग को या ऐसा कुछ करवा ले, उससे नुकसान बढ़ सकता है। उससे क्या होता है कि जो अंदर मांसपेशियां होती हैं जिसे हम लिगामेंट्स कहते हैं, उसमें टीयर आ सकता है और फिर घुटने की जो वीर एंड टीयर है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ओके। और जितने भी यूथ इस समय इस चीज़ को देख रहा है तो मतलब सलाह दी जाती है कि यार तू अभी छोटे ही एज का है तो ऑपरेशनों में मत जाओ, ऐसे ठीक हो जाएगा। तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि घुटने बदलने के ऑपरेशन यंग एज में नहीं करने चाहिए। ओके। तो द अर्लीस्ट लिमिट इज 50 ईयर्स। ओके। ठीक है, मतलब 50 साल की उम्र के बाद ही करवाओ। 50 साल की उम्र के बाद ही करें, लेकिन कुछ कंडीशन होती है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में घुटना जल्दी खिंचना शुरू हो जाता है बिकॉज बॉडी अपने आप ही उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है, तो उसमें वो जल्दी एज में भी करना पड़ता है। बट कोशिश रहती है 50 के बाद ही किया जाए। तो मेडिसिन से ये मतलब अगर अर्ली स्टेज में पता लग जाए तो क्योरेबल है ये? हाँ, स्टेज 1 स्टेज 2 पे पेशेंट काफ़ी हम रिकवर कर सकते हैं। ओके। मेडिसिन, एक्सरसाइज एंड प्रिकॉशंस। एक्सरसाइज अगर हम मतलब अगर थोड़ा बहुत बता सके तो क्या? बेसिकली हम क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। Okay. जैसे घुटने की मांसपेशियों को टाइट करके रखना, Okay. टांग को सीधा करके रोकना, ये हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये कोई भी एज का बंदा कर सकता है? करनी चाहिए, चाहिए। चाहे उनको दर्द है या नहीं है। कुछ एक्सरसाइज कमर के लिए और घुटनों के लिए हमें डेली दिन में 15 से 20 मिनट निकालनी चाहिए। स्ट्रेचिंग करना जरूरी है? स्ट्रेचिंग करना और स्ट्रेंथनिंग करना, ओके। खासकर वेट बेरिंग एक्सरसाइज करना जरूरी है। आपने मेरे से शुरू में एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि बोन मिनरल डेंसिटी के बारे में। ठीक है। ठीक है, बोन मिनरल डेंसिटी या बोन स्ट्रेंथ, अगर हम आज इस टॉपिक से एक चीज़ लेके जाएं कि बोन डेंसिटी के बारे में। ठीक है। बोन डेंसिटी एक बैंक की तरह है। एट द एज ऑफ 30 to 40 मैक्सिमम बोन स्ट्रेंथ आती है। ओके। ठीक है, अब वो जितनी हो गई उसके बाद उसने कम ही होना है। ओके। ठीक है, बढ़ेगी नहीं? इट इज लाइक नहीं, 35 के बाद बोन स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है। तो ये तो जो सेकंड थर्ड डेकेड ऑफ लाइफ जो है, इसमें हमें मैक्सिमम एक्सरसाइज, Okay. मैक्सिमम अच्छा खाना खाना है। ठीक है, तो हम 60 में कैसे होने वाले हैं वो डिपेंड करेगा कि हम 20-30s में कैसे हम बिहेव कर रहे हैं। ओके। अगर हमारी डाइट, एक्सरसाइज 20-30 की एज में नहीं अच्छी है तो 50-60 में हमें जल्दी घुटने घिसने, कमर में दर्द, ये सब दिक्कतें होने वाली हैं। ओके। और जैसे हमें कहा जाता है कि कैल्शियम की गोलियां सबको खानी चाहिए, तो वो मतलब कितना सही है? नहीं, ऐसे कैल्शियम गोलियां खाने का यंग एज में कोई रोल नहीं है। ओके। ओनली रोल है पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स के अंदर कि उनको खानी ही खानी है। बाकियों के लिए आफ्टर जो 60 हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मेल्स में आफ्टर जो 60, फीमेल्स में एट मेनोपॉज स्टार्ट कर लेनी चाहिए। और स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं, यंग एज में नहीं हम। ओके। अच्छी डाइट और एक्सरसाइज। ओके। एंड सर एक चीज़ और भी है, काफ़ी कॉमन चीज़ है ये कि लोग, जैसे कईयों को आदत होती है वो बोन क्रैकिंग करने की, वो घुटने की भी होती है, तो जब तक ना करो तब तक सीधा नहीं होता, वो चल नहीं रहे, तो वो क्या है मतलब? नहीं, दो चीज़, एक तो है घुटने क्रैकिंग होने की, जो घुटने में आप टक टक की आवाज़ कहते हैं, हम देसी भाषा में कहना। हाँ। घुटने की टक टक की आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, वो की बीमारी नहीं है। नहीं, खुद से आना, और एक होता है कि हम बजाते हैं। हाँ, वो जो बजाते हैं वो एक हाँ। नॉर्मल चीज़ है। उससे तो कोई issue साइनोवियल नहीं। फ्लूइड में नाइट्रोजन इकट्ठी हो जाती है, वो निकलती है एक फ्लूइड में से बाहर, तो वो टक टक की आवाज़ करती है। उससे कोई इशू नहीं है? वो कोई इशू नहीं है। ओके। लेकिन अगर टक टक के आवाज़ के साथ दर्द होती है तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या लिगामेंट्स में चोट है या बोन्स की इरोजन है, क्या कारण है। अगर दर्द के साथ घुटने में टक टक की आवाज़ आती है तो ये काफ़ी एक अच्छा पॉइंट है। जितने भी हमें ओल्ड एज वाले लोग देख रहे हैं, अगर चौकड़ी मार के बैठ रहे हैं या वैसे भी बेड पे बैठ रहे हैं, अगर उठने के वक्त टक टक आना नॉर्मल है, बट अगर पेन हो रहा है तो वो शायद एक समस्या है। तो उसके लिए फिर मतलब ऑपरेशन या वो डायग्नोज किया जाएगा कि क्या चीज़ है। सर्जरी कभी भी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। ओके। सर्जरी तब है जब मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फेल कर जाए। ओके। क्योंकि अक्सर लोग डरते हैं कि यार चले जाएंगे तो सर्जरी ना बोलते डॉक्टर, तो वो एक लास्ट ऑप्शन है। 90% पेशेंट्स कमिंग टू द हॉस्पिटल विद नी पेन, उनको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ओके सिर्फ 5 से 10% पेशेंट्स को जिनकी कंडीशन बहुत एडवांस्ड है उनको सर्जरी की जरूरत पड़ती है, और विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सर्जरी बहुत मिनिमल इन्वेसिव हो गई है। ओके। एंड सर, ये जो ऑपरेशंस आजकल रोबोट से होते हैं, तो ये हमारे यमुनानगर में भी आई थिंक शुरू हो चुका है। हम लोग रोबोटिक नी सर्जरी हमने स्टार्ट करी है। ओके। ठीक है, इसके 3-4 एडवांटेजेस हैं कि जो हमारे कट्स होते हैं बोन्स के, ओके। वो बहुत ही प्रिसाइज होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो ब्लड लॉस है वो बहुत कम होता है। ओके। ठीक है, जो सॉफ्ट टिश्यू डैमेज है, जो पेशेंट को ऑपरेशन के बाद दर्द होती है जिसके कारण से, वो बहुत कम होता है। ओके। और पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है। ओके। पेशेंट जनरली नेक्स्ट डे ही चलने लग जाते हैं रोबोटिक सर्जरी से। रोबोटिक सर्जरी के बाद। ओके। और कईयों का ना मिथ होगा कि मतलब रोबोटिक सर्जरी हो रही है तो खाली रोबोट होगा कमरे में और हम होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। रोबोट को सारा डाटा फीड हम लोग करते हैं जी। सारी प्लानिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, और एग्जीक्यूशन टाइम पर भी हम लोग साथ में ही होते हैं। रोबोट भी मतलब सुपरविजन में होता है, डॉक्टर्स बिल्कुल काफी होते हैं वहाँ पे। बिल्कुल सुपरविजन में होता है। रोबोट इज अ गाइडिंग टूल, नॉट अ रिप्लेसिंग टूल। ओके। डॉक्टर को रिप्लेस नहीं करता है, वो गाइड करता है। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर इतनी सी लेंथ है, शायद आप बोलेंगे 2 सेंटीमीटर है, मैं बोलूँ 3 सेंटीमीटर है, रोबोट ने बिल्कुल उसको टिल द लेवल ऑफ 0.1 मिलीमीटर मेजर करके कट करना है। ओके। जो एक ह्यूमन आई से पॉसिबल नहीं होता है। तो वो उल्टा मतलब बेनिफिट ही करता है, बेनिफिट करता है, चीजों को जल्दी करने का भी वो जल्दी करता है, और बट सब कुछ हमारे कंट्रोल में ही रहता है। ठीक है। कई लोग होते हैं ना कि मतलब नहीं पता होता कि हाँ यार रोबोटिक सर्जरी है, पता नहीं क्या ही होगा। नहीं, उसमें क्या रहता है कि हमारी जो सारी प्लानिंग है कि हमने कौन सा इम्प्लांट यूज़ करना है, कौन से साइज़ का इम्प्लांट यूज़ करना है, कितने कट्स लेने हैं, वो सर्जरी से पहले ही डिसाइड हो जाता है। तो जब हमारी सारी प्लानिंग सर्जरी से पहले ही हो रखी है तो सर्जरी डेफिनेटली बिकम्स वेरी स्मूथ, और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। और सर, अगर हम देखें कि अगर कोई नी रिप्लेसमेंट करवाता है या जिसका भी अगर मान लो ऑपरेशन हो गया, सर्जरी हो गया, तो वो मतलब चांसेस रिकवरी के कितने फास्ट, मतलब कितनी जल्दी वो लोग चलने लग जाते हैं? जनरली जो हमारा रूल है वो ये है कि हम पेशेंट को नेक्स्ट डे चला देते हैं। ओके। जैसे अगर हमने आज सर्जरी की तो नेक्स्ट डे पेशेंट को हम चला देते हैं। ओके। जनरली 4 to 50 हम पेशेंट डिस्चार्ज कर देते हैं, और पेशेंट अपने आप चल के वॉशरूम जाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ये सब चीज़ें अपने आप कर सकता है। हमारा जो डिस्चार्ज का पैरामीटर रहता है वो 3 चीज़ों पर रहता है कि पेशेंट अपने आप वॉशरूम जाने आने लग जाए, ठीक है, पेशेंट अपने आप बेड से उठने उतरने लग जाए विदाउट एनी सपोर्ट, और पेशेंट 1 या 2 सीढ़ियाँ चढ़ने लायक हो जाए। एट द टाइम जनरली 4 से 5 दिन में पेशेंट इस लेवल पर पहुँच जाता है और हम डिस्चार्ज कर देते हैं। पेशेंट को वॉकर की या स्टिक की जरूरत लगभग 3 to 4 वीक्स तक लगती है। बाय द टाइम ऑफ 6 वीक्स पेशेंट जनरली पूरा रिकवर कर जाता है। नी पेन मतलब नी सर्जरी के बाद। ठीक है। तो ये बिल्कुल एक डिटेल में आप लोगों को ओवरव्यू मिल गया है कि अगर कोई भी डॉक्टर आपको बताते हैं कि सर्जरी होने वाली है या होगी, तो कईयों को होता है कि यार कितने दिन चलेगा ये, मेरे को कब तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो आपको एक अच्छे से डिटेल में सर ने समझा दिया है ये चीज़, और उम्मीद है कि इसके रिगार्डिंग तो शायद कोई क्वेश्चन नहीं होगा अभी। और सर, अगर हम बात करें कि जैसे आजकल ना ऐसा हो जाता है कि लोगों की जो डेली जो लाइफ है ना काफ़ी हेक्टिक है, सारे दिन ऑफिस में 9 to 5 जॉब पे रहना है, तो सुबह उठते हैं पीठ में दर्द, कमर सीधी नहीं हो रही है, या ऑफिस में बैठे हैं सारे दिन इस पोस्चर में बैठे हैं, तो वो एक पोस्चर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो कि किससे वो सही रहे। जनरली हमारे ओपीडी 50% पेशेंट्स जो आते हैं वो एक ही कंडीशन कहते हैं, पोस्टल बैक पेन के कारण। लोग आईटीज में काम करते हैं, बैंक्स में काम करते हैं, या प्रोलॉन्ग सिटिंग जॉब है सबकी, तो बुरे पोस्चर के कारण से कमर दर्द के इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है, खासकर कमर दर्द, गर्दन दर्द की, ये 2 चीज़ें कोविड में तो बहुत ही बढ़ गए थे, लेकिन अब थोड़े से बेटर हो गए हैं। ठीक है, उसका कारण ये है कि हम लगातार लंबे टाइम बैठना हमने अवॉइड करना है। हर आधे घंटे बाद हमने 1 से 2 मिनट का ब्रेक लेके थोड़ा सैर करनी है, फिर दोबारा आके बैठ सकते हैं। चेयर जो है पीछे बैक सपोर्ट के साथ वाली चेयर्स हमने यूज़ करनी है, बिना सपोर्ट की चेयर्स हमने नहीं यूज़ करनी है। बैठते हुए अपने चेयर का एंगल लगभग 100 से 110 डिग्री तक होना चाहिए। ओके। सोते हुए हमें पतला पिलो यूज़ करना चाहिए, मोटा पिलो नहीं यूज़ करना चाहिए। और जो आजकल जो फोम मैट्रेसेस या कोई एयर मैट्रेस या जो एक मेमोरी पिल फोम शुरू हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी, उससे दर्द बढ़ गई है लोगों की, उल्टा उससे बढ़ गई है, बढ़ जाती है उससे। हालांकि ये कोई क्लिनिकली प्रूवन नहीं है, तो आई वोंट से कि भाई ऐसा कुछ है, बट ऐसे केसेस आ रहे हैं। हाँ, सॉफ्ट जो नरम गद्दे होते हैं उसमें दर्द बढ़ जाती है पेशेंट की। जी, फ्लैट सरफेस इसलिए मतलब कहते हैं लोग सोना चाहिए। कई लोग ऐसा होता है कि पुराने जमाने में जो था कि जमीन पे भी सोते थे, वो इसलिए सोते थे। बेसिकली क्या है कि हमारी कमर में कर्व्स होती हैं, लंबर और सर्वाइकल कर्व्स होते हैं हमारे स्पाइन स्ट्रेट नहीं होती है, तो उन कर्व्स को मेंटेन करने के लिए हार्ड सरफेस चाहिए हमें। ओके, नहीं तो अगर वो सॉफ्ट होगा तो फिर वो धस जाएगा अंदर और फिर वो
दर्द करेंगे, उतनी एडजस्ट नहीं होंगी। और सर एक जितने भी लोग इस समय इस पॉडकास्ट को भी देख रहे हैं वो सब ना कुछ तो होंगे जो लेट के ऐसे देख रहे होंगे और कई होंगे जो ऐसे करके ना मोबाइल को ऐसे करके देख रहे होंगे। तो उससे हमें मतलब मोबाइल देखने से हमारी स्पाइन में क्या फर्क पड़ता है? एक नई टर्म डॉक्टरी में आई है जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। जो लोग सारा टाइम फ़ोन देखते रहते हैं या लैपटॉप पे काम करते हैं उनके गर्दन में दर्द बहुत कॉमन हो गई है। रादर 50% ऑफ पीपल इन IT पीपल कंप्लेन ऑफ बैक पेन और नेक पेन। वो तो है ही है, सबको ही है। तो हमें जो लैपटॉप यूज़ करना है अपने आई लेवल पे यूज़ करना है। ओके। जब हम गर्दन झुका के काम करते हैं तो हमारी गर्दन पर 6 टाइम्स द वेट ऑफ हेड पड़ता है। ओके, ठीक है। तो इससे गर्दन दर्द के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो हमने जो भी लैपटॉप या फ़ोन यूज़ करना है उसको आंखों के सामने रख के यूज़ करना है, आई लेवल पे रख के यूज़ करना है। लेट के फ़ोन कम से कम यूज़ करना है। बट अगर मान लो किसी की जो भी ऐसी है, फॉर एग्जांपल कोई टैक्सी ड्राइवर इस वीडियो को देख रहा है, हाँ। उसको तो बेचारे को सारा दिन ऐसे ही रखना है हाथ, तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं? मतलब कोई एक्सरसाइज या उनको कोई ऐसी चीज बताई जाए? जनरली जो हम ड्राइवर्स हमारे पास आते हैं हम उन्हें कहते हैं कि आप हर 2 घंटे बाद एक तो ब्रेक लें। ओके, ठीक है। अपनी जो सीट है उसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट करके रखें। लंबर सपोर्ट के लिए आप हल्का पतला पिलो रख सकते हैं ताकि लंबर पे प्रेशर ना आए। ऐसे ही गर्दन के लिए आप अपने कंफर्ट के हिसाब से सपोर्ट रख सकते हैं। मतलब वो ये कि थोड़ा ब्रेक लो जिंदगी में से, थोड़ा थोड़ा टाइम दो अपनी बॉडी के लिए, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को अच्छा रखो, ये सब चीज़ें हैं। एक और सबसे कॉमन टर्म जितने भी लोग इस समय इस चीज़ को देख रहे हैं सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिलेटिव को या कहीं ना कहीं ये चीज़ हुई होगी, स्लिप डिस्क। तो वो क्या चीज़ है, वो कौन सी डिस्क है जो निकल जाती है या क्या है वो चीज़? उसके बारे में हम थोड़ा सा अगर बता सकें पब्लिक को। हमारे शरीर में 33 मनके होते हैं। मन के हर 2 मनकों के बीच में डिस्क होती है। मैं मॉडल के माध्यम से समझाना चाहूँगा आपको। हम स्लिप डिस्क के बारे में बताएंगे। हमारे शरीर में 33 मनके होते हैं। हर 2 मनकों के बीच में एक सॉफ्ट जेल लाइक मटेरियल होता है जिसे हम डिस्क कहते हैं। ओके। बिकॉज ऑफ एनी एक्सर्शन या कोई झटका लगने से ये डिस्क खिसक जाती है। ओके। और इन नसों पर दबाव डालती है। ओके। जिससे दर्द कमर से टांग में आ सकता है। डिस्क बल्ज हम इसे बोलते हैं। डिस्क बल्ज हम इसे बोलते हैं। ओके। ठीक है। 90% केसेस में ये डिस्क अपने आप भर जाती है। ओके। ठीक है। सिर्फ 2 से 4% केसेस में होता है कि ये डिस्क अपने आप भरती नहीं है और हम इसलिए कोई ना कोई हमें एग्रेसिव स्टेप करना पड़ता है जो इंजेक्शंस की फॉर्म में या सर्जरी की फॉर्म में हो सकता है। वो किसी एक अलग स्टेज पे, मतलब एडवांस स्टेज में। एडवांस स्टेज। सर्जरी के बड़ी क्लियर इंडिकेशन है स्पाइन के लिए। अगर टांग में सुनपन आता हो, टांग में लगातार दर्द रहती हो, पैर का पंजा कमजोर पड़ने लग जाए या लैट्रिन पेशाब में दिक्कत हो, तभी हम सर्जरी करते हैं। या पेशेंट को 3 से 4 महीने दवाई खाने के बावजूद भी कोई आराम नहीं आता हो। ओके। इन कंडीशन में हमें सर्जरी करके जो डिस्क खिसक गई है उसको हमें ठीक करना पड़ता है। और सर जो हमारे मतलब जो जितने भी यूथ इस समय देख रहा होगा वो जिम भी जाते हैं, तो वो मतलब जिम में ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो इस हमारे पोस्चर को खराब कर सकती है? हमें ये देखना है कि हमें वेट्स जो उठाने हैं वो अपने लिमिट से ज़्यादा नहीं उठाने हैं। Okay. और झटके से नहीं उठाने हैं। जनरली ये डिस्क जो खिसकती है वो झटके से चीज़ उठाने पे खिसकती है। रादर सिर्फ डिस्क नहीं, मसल स्टियर बहुत कॉमनली हो जाते हैं एकदम झटके से। हम जैसे डेडलिफ्ट में उठाते हैं, ओके, एकदम से उठाते हैं तो उससे डिस्क खिसकना या मसल स्टियर हो सकते हैं। ओके। और इसका कोई पर्टिकुलर एज नहीं है स्लिप डिस्क होने की? ऐसा नहीं है कि ये 20 या 25 उम्र मतलब साल के बाद ही होगा? जनरली ये 3rd और 4th डेकेड में होते हैं। 30 से 40 साल के उम्र में ज़्यादा होते हैं। Okay. ओल्ड एज में कम होते हैं। बट आजकल कई लोग हैं जो मतलब हमारे भी नोन हैं, जो ऑडियंस देख रही है उनके भी नोन होंगे कि मतलब 25-26 साल के लड़कों को भी हो रखा है, वो बेल्ट लगा के घूमते हैं। हाँ। तो जनरली वो 90% केस में 1.5 महीने में ठीक हो जाती है। ओके। और वैसे अगर ये हुआ है तो ये तुम्हारी किसी गलत पोस्चर की वजह से हुआ? गलत पोस्चर, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओवरवेट और कुछ हद तक रोल जेनेटिक्स का भी है। जेनेटिक्स के कारण भी ये चीज़ हो सकती है। हाँ। ओके। एंड जो हम बेल्ट की बात कर रहे हैं तो वो हम बेल्ट जो डालते हैं स्ट्रेंथ के लिए, तो क्या वो लॉन्ग टर्म तक डालना सही है? आप जिम वाली बेल्ट की बात कर रहे हैं जो नहीं, जो कमर के लिए डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं बेल्ट? वो बेल्ट हमें लंबे टाइम के लिए नहीं लगानी होती है जी। एक्यूट पेन में हम 3 से 4 दिन के लिए उसको लगातार लगा सकते हैं। ओके। नहीं तो उसके बाद हमें दिन में 3 से 4 घंटे से ज़्यादा के लिए नहीं लगानी है। ओके। बिकॉज क्या होता है, जो हमारे मसल्स हैं जब वो बेल्ट लगाते हैं तो वो मसल्स लोड लेना कम कर देते हैं, तो मसल्स और वीक होना शुरू हो जाते हैं। ओके। तो हम लंबे टाइम के लिए बेल्ट लगाना एडवाइस नहीं करते हैं। ओके। मतलब ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लगाएं बेल्ट, तो सही है। तो सर जैसे हम चीज़ें देखते हैं कि लोग ना डॉक्टर्स के पास कम आते हैं बट पेन किलर्स खा लेते हैं घर में कि हाँ दर्द हो रही है, पेन किलर खा लिया, चल गए। तो वो कितनी हद तक ठीक है? खासकर ओल्ड एज पेशेंट्स में जो
किडनी कॉम्प्रोमाइज है जिनकी, या हार्ट में ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर्स लॉन्ग टर्म नहीं खाने चाहिए जी। रादर लॉन्ग टर्म पेन किलर बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए। तो ऐसे खुद से नहीं लें, क्योंकि उल्टा वो किडनी नहीं फिल्टर करना तो और चीज़ें खराब होंगी। बिल्कुल। तो सर जैसे अगर घुटना बदलना पड़ गया तो वो क्या चीज़ है जो डालते हैं, एंड वो बॉडी के लिए मतलब कितनी फायदेमंद है या क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा एक बारी लोगों को क्लियर कर दो। जो नी रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी है वो दिन ब दिन डेवलप होती जा रही है। ओके जो बेसिक मटेरियल था वो कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय यूज करते थे हम लोग। ओके अब लेटेस्ट टेक्निक्स में ऑक्सीनियम और जर्कोनियम भी आना शुरू हो गया, जिसको हम गोल्ड नहीं भी कह सकते हैं एक तरीके से। ओके ठीक है। नी रिप्लेसमेंट में 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसके। एक तो ऊपरी कंपोनेंट होता है जिसको हम फिमोरल कंपोनेंट बोलते हैं। ये जो ऊपरी कंपोनेंट है इसको हम फिमोरल कंपोनेंट बोलते हैं। ओके ठीक है। नीचे के पोर्शन को हम टिबियल कंपोनेंट बोलते हैं। ओके ठीक है। और बीच में ये टिबियल ट्रे होती है। ओके ठीक है। ये एक तरह से कुशन का काम करती है दोनों हड्डियों के बीच में। ओके ठीक है। ये रहता है नी रिप्लेसमेंट के अंदर। ये 3 तरह से रिप्लेस होता है। हाँ, ये चीज़ 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसके ओके। अंदर। ठीक है। और बेसिकली नी रिप्लेसमेंट एक मिसनोमर है, हम नी रिसर्फेसिंग करते हैं। ओके उसमें क्या होता है, हम पूरा पूरा घुटना नहीं बदलते, हम सिर्फ जो डैमेज पोर्शन है उसका उतने पोर्शन को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। ओके लगभग 8 से 9 मिलीमीटर के आसपास रहता है जो। ओके पूरा घुटना तो नहीं चेंज बदलते। होता है। ठीक है। जो चीज़ खराब हुई है उसमें से सिर्फ वही बदला जाता है। तो ये चीज़ें हाँ, आर्थराइटिस 2 तरह का होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो होता है उम्र के साथ हड्डियों के घिसाव से, ओके बॉडी की वेयर एंड टियर से। ओके दूसरे प्रकार का आर्थराइटिस होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उसमें क्या होता है, बॉडी अपने अगेंस्ट ही अटैक करना शुरू कर देती है। बेसिकली ये है कि हड्डियाँ घिसना। हड्डियाँ घिसना है। ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक एंटीबॉडीज बनती हैं जो अपने ही घुटने को खाना शुरू कर देती है या किसी भी जोड़ों को खाना शुरू कर देती है। आपने देखा कि लेडीज होती हैं हाथ टेढ़े मेढ़े हाथ होते हैं उनके। बिल्कुल। ठीक है। ऐसी वही चीज़ घुटनों को इफेक्ट करती है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो होते हैं वो यंगर एज में इफेक्ट करते हैं, लगभग 40 साल में घुटने घिस जाते हैं उनके। ऑस्टियोआर्थराइटिस में लगभग 60 साल तक। ये तो सर हो गया कि मतलब घिस जाते हैं। और कई बार हमें एक सुनने को चीज़ आती है कि ये पैर के पीछे की हड्डी बढ़ गई, वो क्या टर्म है? वो कैल्केनियल स्पर है। कैल्केनियल स्पर कहते हैं उसको। बेसिकली कहते हैं बिकॉज ऑफ रेगुलर यूजेज वो हड्डी ट्रैक्शन से वो बढ़नी शुरू हो जाती है। ओके तो उस केस में मतलब ऑपरेशन ही है? नहीं, उसका ऑपरेशन नहीं। 99% जो मेडिसिन से कवर हो जाती है। ओके। कुछ केस में हमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है और बहुत 0.5% केस में सर्जरी जरूरत पड़ती है। ओके। और ये जो हड्डी बढ़ना वाला होता है ये ज़्यादातर मतलब ये पैर के पास ही होता है? एडी में होता है। एडी में होता है, जिसको हम अपनी भाषा में प्लांटर फिशियाइटिस बोल देते हैं। फीमेल्स में मतलब ज़्यादातर देखने को मिली ये चीज़। और सर एक चीज़ और भी, मतलब लेडीज़ जो ये चीज़ देख रही होंगी, जो लोग घर में किचन में काम करते हैं, जब हम खाना बनाते हैं उसमें भी हमारा पोस्चर बिगड़ता है। बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। क्योंकि मैं खुद अकेला हूँ, मैं अगर खाना बनाता हूँ घर में तो ये चीज़ होती है, बैक पेन हो जाती है, तो मेरे को थोड़ी सी टांगे खोल के फिर उसके लेवल में आके खाना बनाना पड़ता है। तो क्या घर की सेल्फ भी हमें सही से एंगल पे रखवानी चाहिए? हमारे जो घर की स्लैब होती है, हाँ, वो अपनी पेल्विस लेवल पे होनी चाहिए हमारे। ओके। ठीक है। नहीं तो अगर बहुत छोटी होगी तो हमें झुक के काम करना बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है। अगर बहुत ऊंची होगी तो हमें थोड़ा स्लाउच करना पड़ेगा उसके लिए। तो वो हमें मतलब काफी इफेक्टिव हाँ, होती है, वो भी हमारे मतलब दर्द बढ़ा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक पूरा एक स्टडी है एर्गोनॉमिक्स की। एर्गोनॉमिक्स एक बेसिकली टर्म है कि हमें क्या चीज़ किस पोस्टर में करनी चाहिए। ओके। अगर ड्राइविंग कोई आदमी कर रहा है तो ड्राइविंग सीट की पोजीशन क्या होनी चाहिए। ओके। अगर एक बंदा लैपटॉप पे काम कर रहा है तो उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। बट हम डे टू डे लाइफ में इन सब चीजों को देखते ही इग्नोर करते हैं और वही कारण, मुख्य कारण है बैक पेन होने का। ओके। उस कारण क्या होता है कि मरीज एक डॉक्टर पास जाता है, कुछ दिन दवाई खाता है, कुछ दिन एक्सरसाइज करते हैं, ठीक हो जाते हैं और अगले साल फिर आ जाते हैं। बिकॉज जो बेसिक रूट कॉज है पोस्चर करेक्शन और कमर की एक्सरसाइज करना, वो हम करते नहीं, उस पर फोकस ही नहीं है। अगर डॉक्टर साहब ने लिख दिया है कि हाँ फिजियोथेरेपी करानी है तो 5 दिन करवाई, कमर दर्द ठीक हो गया, फिर छोड़ दिया। फिजियोथेरेपी ज़्यादा मैं कहूँगा कि सेल्फ एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। जैसे हम बैठे बैठे शोल्डर श्रग्स करना या कमर की थोड़ी एक्सरसाइज करना, जिसमें हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं, हम उसके लिए भी टाइम नहीं निकालते हैं, जिससे ये दर्दें कभी ठीक जड़ से ठीक नहीं होती हैं। ओके। और जो फीमेल्स हैं जैसे घर में हैं, तो उनको आप मतलब थोड़ा बहुत बताना चाहो कि वो कैसे करें, क्योंकि ज़्यादातर कमर की दर्द उन्हीं को ही रहती है। तो किस स्टेज पे वो लोग जज कर लें कि हाँ ये बढ़ रहा है अब? कमर का दर्द सीरियस कब होता है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कमर का दर्द सीरियस तब होता है अगर कमर का दर्द टांगों में जाना शुरू कर दे। ओके। कमर दर्द के साथ लैट्रिन पेशाब में दिक्कत आनी शुरू हो जाए,
या कमर के साथ बुखार रहना शुरू कर जाए, ओके, या कमर दर्द इतना हो कि मरीज को बेड में करवट लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाए। कमर दर्द एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जिसके लिए हम ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कमर दर्द का ये सब चीज़ें शुरू हो जाए तो हमें एक डॉक्टर को जरूर सलाह लेनी चाहिए। और जैसे हम घर में सोते हैं तो हमें मतलब क्या पोस्चर हमारा रहना चाहिए सोते हुए? सीधे सोना चाहिए या टेढ़े? पोस्चर में हम कंफर्टेबल हैं उस पोस्चर में सोना चाहिए। ओके, पतला पिल्लो होना चाहिए, हमारी बॉडी में और गर्दन में एंगल जो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ओके। और जितने भी लोग हमें इस समय देख रहे हैं, कईयों को होता है कि हाँ गर्दन में यहाँ दर्द है या स्पाइन में दर्द जा रही है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये सर्वाइकल वाली पेन हो रही है या कोई डिस्क हिल गई है? मतलब इसको वो अलग अलग कैसे करेंगे इस चीज़ को? देखो, बहुत जरूरी चीज़ है कि हमारे पास गर्दन के पेशेंट्स के बारे में जो कहते हैं गर्दन में दर्द है, यहाँ दर्द है, और हार्ट अटैक भी होते हैं उनको। ओके, ठीक है। तो सर्वाइकल में क्या होता है कि जो दर्द है वो गर्दन से हाथ तक जाएगा पूरे। ओके, ठीक है। लेफ्ट राइट कहीं भी जा सकता है? लेफ्ट राइट कहीं भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग डिस्क कहाँ किस तरफ खिसकी है। ठीक है। अगर कोई और दिक्कत है, मान लो कि पेशेंट कहता है मेरे को यहाँ दर्द हो रही है और साथ में उसे पसीना आता है या घबराहट महसूस कर रहा है, तो हमें हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इवैल्यूएट जरूर करना है उसको। ओके, हमें एक बेसिक ईसीजी जरूर करवा लेनी है उसकी। ओके, तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखने वाली बात है। तो सर, एक मोस्ट कॉमन चीज़ है, लोग घरों में कहते हैं कि हल्दी काफ़ी फायदेमंद होती है, उसका दूध पी लो तो भी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखो, हमें जानना ये जरूरी है कि हल्दी में क्या चीज़ है जो हमें हेल्प करती है। जी। हल्दी में से कर्क्यूमिन होता है जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी। ओके, ठीक है। तो हल्दी लगाने से कर्क्यूमिन स्किन को पेनिट्रेट करता है और उससे इन्फ्लेमेशन में थोड़ा फायदा होता है। अर्ली स्टेजेस में हल्दी लगाने का या तेल लगाने का फायदा होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2 में। एडवांस स्टेज में कुछ खास फायदा नहीं होता है इसका। और जैसे मान लो कोई भी दिक्कत हुई, कोई भी पेन हुई, तो आस पड़ोस में या घर वाले ऐसी सलाह ले लेते हैं कि हाँ ये फलाना तेल है, ये लगा लो, ये काम करेगा। तो वो ये अर्ली स्टेज में तो इफेक्टिव है? स्टेज में इफेक्टिव है, अर्ली स्टेज में मसाज वगैरह भी इफेक्टिव है, लेकिन स्टेज 3 स्टेज 4 में इफेक्टिव नहीं होगा ये चीज़। ओके, तो बात सर्जरी तक जा सकती है, उतना ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। लोग स्पाइन सर्जरी से डरते हैं, तो उसके बारे में एक बार आप लोगों का डर थोड़ा निकाल दो कि देखो, स्पाइन सर्जरी एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। स्पाइन सर्जरी रिलेटेड पेशेंट जनरली 3 से 4 कंसेप्शंस होती हैं कि स्पाइन सर्जरी में अगर एक बार सर्जरी करवा लिए तो बार बार सर्जरी होगी। ऐसा कोई चांस नहीं है। स्पाइन सर्जरी एक बार अच्छे से होने के बाद बार बार सर्जरी जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि ऐसा तो नहीं, अभी तो मैं चल फिर रहा हूँ, कल को मैं बिल्कुल पैरालिसिस हो जाऊँ सर्जरी के बाद। ये एक बहुत बड़ा ऐसा कोई चांस नहीं है। 90 to 95% स्पाइन की सर्जरी जो होती है वो L4, L5, S1 लेवल पर होती है। ओके, हमारी सारी मेन नसें जो हैं, हाथ की, टांगों की, कूल्हे की, घुटने की, वो सब इससे ऊपर निकल चुकी होती हैं। ओके, तो ऐसा कोई चांस बिल्कुल 0% चांस है। ओके। कई लोग डरते हैं कि हाँ स्पाइन की दिक्कत हो जाएगी तो पूरी रीढ़ की हड्डी अगर हमारी सही नहीं है तो हमें चलने में दिक्कत आ जाएगी, तो वो ऐसा कुछ नहीं कोई चांस नहीं है। थर्ड कंसेप्ट होता है पेशेंट कि भाई स्पाइन से बहुत रेस्ट करना पड़ता है। ऐसा कोई चांस नहीं है। स्पाइन सर्जरी के बाद हम जनरली पेशेंट अगर सुबह सर्जरी करते हैं तो शाम को हम चला देते हैं उनको। ओके, और जनरली पेशेंट सेकंड थर्ड डे अपने घर चले जाते हैं। और कई बार सर ऐसा होता है कि जैसे हमारे वो डिस्क हिलती है या कुछ होता है, उसके कारण ना कोई नस दब जाती है, तो वो मतलब दवाइयों से ठीक हो सकती है या सर्जरी ही है उसका इलाज? जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि 90 to 95% केसेस शैटिका के या डिस्क प्रोलैप्स के वो मेडिसिन से, एक्सरसाइज से और रेस्ट से ठीक हो जाते हैं। ओके, सर्जरी हमें कंसिडर तब करनी है अगर दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, 1.5 महीने दवाई खाने के बाद भी कुछ आराम नहीं आ रहा है, दर्द कमर से टांग में आ रहा है, टांग सुन हो रही है, ट्रैवल कर रहा है वो, या टांग कमजोर पड़ रही है, ठीक है, या लैट्रिन पेशाब में दिक्कत आ रही है। ओके, ठीक है। जनरली 90 to 95% बैक पेन और डिस्क के केसेस इससे ठीक हो जाते हैं दवाइयों से और एक्सरसाइज से। ओके, एक क्वेश्चन था, ये मतलब ये मेरे मन में था, मतलब पैरालिसिस होता है एक और एक होता है पैराप्लेजिया, इन दोनों में मतलब क्या फर्क है? बेसिकली ये टर्म्स इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, कोई खास फर्क नहीं है। ओके, ठीक है। पैरापेरेसिस और पैराप्लेजिया में फर्क है। ओके, पैरापेरेसिस और पैराप्लेजिया। हाँ। ओके, अगर तो पेशेंट को दोनों टांगों में टांगे ना महसूस हो रहा है, उसको ना टांगे चल रही हैं, वो पैराप्लेजिया हो गया, मतलब कंप्लीट वीकनेस होगी। ओके, इसका कोई इलाज नहीं है अभी? डिपेंड कर अगर नसें कट गई हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है। ओके, और अगर थोड़ा बहुत चांस है तो हम उसको कुछ ना कुछ ऑपरेशन करके, वो भी अर्ली स्टेज में मेरे ख्याल से, वरना बाद में तो बहुत दिक्कत। सिर्फ अगर मान लो किसी की चोट लगी है, फ्रैक्चर हो गया है और नसें कट गई हैं, तो जनरली पेशेंट्स रिकवर नहीं होते हैं पैराप्लेजिया में। पैराप्लेजिया, क्योंकि ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया क्योंकि मैंने भी इसके बारे में पढ़ा था
और इसके बारे में नेट के ऊपर बहुत कम है और इसके ट्रीटमेंट्स भी उतने नहीं हैं अभी शायद, ऐसा मतलब मुझे अगर नसों पर सिर्फ दबाव है तो जनरली पेशेंट रिकवर कर जाते हैं, अगर नसें कट गई हैं तो रिकवर नहीं। और दूसरी टर्म जो थी वो पैरापरेसिस मतलब कि भाई पेशेंट की थोड़ी कमजोरी है, ओके, लेकिन कुछ चीजें चल रही है, जैसे मान लो पेशेंट में कुछ हिस्से में सुनपन है, कुछ हिस्से में सुनपन नहीं है, ओके, या कुछ टांगे चल रही हैं कुछ नहीं चल रही हैं, जैसे मान लो कूले चल रहे हैं नीचे पंजे नहीं चल रहे हैं, ओके, तो ये पेशेंट जनरली रिकवर कर जाते हैं। ओके, ये सब है मतलब ऊपर बैक का ही स्पाइन सब से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड ही है सब कुछ। सर हमने जो जिम वाले लड़के हैं उनके बारे में तो बात कर ली, लड़कियां जिनको आदत होती है कि हम ना हील्स डालेंगी और पॉइंटेड हील डालेंगी, इतनी पॉइंट वाली हील चाहिए, तो क्या वो हील्स भी उनको इफेक्ट करती हैं स्पाइन? बिल्कुल इफेक्ट करती हैं। हमारे पास पेशेंट जब से हील्स का ट्रेंड बढ़ा है, ये एंकल लिगामेंट के केसेस बढ़ गए हमारे पास। स्पाइन पे स्ट्रेस तो आता ही है इससे, बिकॉज जो हील्स है वो आपको आगे पुश करेंगी। ओके, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे हो जाता है, आगे हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन उसको पीछे होकर चलना पड़ेगा लेडी को। ओके, तो उससे मतलब काफी दिक्कत होती है, स्ट्रेस पड़ता है और एंकल पे नी पर भी स्ट्रेस पड़ता है, और खासकर हमारे जो ग्रेट टोस हैं, पैर के अंगूठे हैं, उस पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है। तो मेडिकली हील्स एडवाइजेबल नहीं है, ओके, लेकिन फिर भी किसी को अगर पहननी है तो फंक्शन में थोड़ी देर के लिए 15 मिनट पहन सकते हैं। ओके, मतलब उसको ऐसा मतलब डेली रूटीन में पहना तो अच्छी चीज नहीं है वो, मतलब लोग ज्यादातर ऑफिस में कहीं डालाते हैं ना कि मतलब जिनकी हाइट कम हो तो वो हाइट के लिए डाल लेते हैं, अवॉइड करनी चाहिए, कि बहुत तंग करती है, अवॉइड करनी चाहिए चीजें। और जैसे घर में हमारे मम्मी हैं या बुजुर्ग लेडीज हैं, वो लोग भी जैसे वो बेली डालते हैं, तो बेली भी वो बिना हील वाली डालनी चाहिए उन्हें भी? बिल्कुल बिना हील वाली, फ्लैट वाली, है ना। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो आप सभी को अपने घर में इंप्लीमेंट करनी चाहिए। जितने भी बुजुर्ग हैं, जैसे आपके बड़े मतलब पापा होंगे घर में, दादाजी होंगे, तो उन सबको फ्लैट वाले शूज़ आप लोग ला के दो, वही रिकमेंड है डॉक्टर्स के थ्रू भी। जब हम नी रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो उसके बाद क्या हम फिर से चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं या नहीं? देखिए, सीढ़ियाँ तो चढ़ सकते हैं, हमारे काफ़ी मरीज चौकड़ी मार के बैठते हैं, लेकिन हम हर किसी को गारंटी नहीं करते कि आप चौकड़ी मार के जरूर बैठें, ना हम एडवाइस करते हैं, बिकॉज नी रिप्लेसमेंट एक घुटना आर्टिफिशियल है, तो जितना उसका हम ध्यान रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। ओके, बट हमारे 90% पेशेंट्स चौकड़ी मार के बैठते हैं सर्जरी के बाद। मतलब आप डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें कर रहे थे सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि घुटना बदलवा लिया तो यार अब ये तो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड सर, अब एंड करते हुए इस पॉडकास्ट को, उम्मीद है कि लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी हैं और काफ़ी चीज़ें वो समझ चुके हैं, बेसिकली अपना पोस्चर सुधारें, लाइफस्टाइल सुधारें। एक लास्ट एडवाइस जाते जाते आप जो देना चाहो ऑडियंस को, क्या दोगे? जहाँ से हमने अपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, बेसिक चीज़ यही है कि हमारी हेल्थ एक बैंक की तरह है। ओके, ठीक है, मेरा खास कर मैसेज 20s और 30s की एज को है कि हम डेली आधा घंटा अपने कमर के लिए, घुटनों के लिए निकालें, एक्सरसाइज करें, थोड़ी सी व्यायाम करें, थोड़े से पोस्चर करेक्शन रखें, तो आगे जाकर दिक्कतें नहीं आएंगी हमें। अपनी बॉडी का तुम ध्यान रखो, क्योंकि एंड में यही साथ रहनी है, और इसका आप लोगों को अच्छे से ख्याल रखना होगा। और उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, इस पॉडकास्ट ने आप लोगों को काफ़ी वैल्यू प्रोवाइड करवाई होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अपने आस पड़ोस में बड़े बुजुर्गों के साथ भी शेयर करेंगे, और आपस में आपके जो लोग जो जिम जाते हैं दोस्त, उनके साथ भी शेयर करेंगे, ताकि एक जो बेसिक डिटेल्स हैं, छोटी डिटेल्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में मिस कर जाते हैं, वो इस वीडियो के अंदर पूरी कवर हुई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे नए किसी पॉडकास्ट में हमारे किसी नए गेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग।